प्रेमचंद जी के साहित्य को आप यदि यथोचित ढंग से विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपने समय के युवाओं को वो भी अपने कथा के केंद्र में रखते थे। और आज भी जो युवाओं के सामने जो समस्या है, रोज़गार की समस्या है या अन्य जो समस्याएं हैं, उन सब के कहीं न कहीं वो संकेत देते रहते हैं। और ख़ास तौर से जैसे कि शिक्षा को केंद्र में रख करके कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए। आज जो व्यवस्था जो पाश्चात्य प्रभावों से जो युक्त शिक्षा है, उस पर भी वो कहीं न कहीं प्रभाव डालते हैं, उस पर भी प्रहार करते हैं और बड़े प्रभावात्मक ढंग से अपनी बात रखते हैं कि अपनी जड़ों से भी जुड़ने की ज़रूरत है। जब तक आदमी अपने जड़ों से जुड़ करके नहीं रहेगा, अपने वतन से नहीं जुड़ेगा, अपने ज़मीन से मिट्टी से नहीं जुड़ेगा, तब तक जो है सही ढंग से वह उसका यथोचित रूप से उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी नहीं हो सकता। इस बात को भी आप लोग ध्यान से रखिए। और प्रेमचंद जी एक ऐसे रचनाकार है कि जो अपने समय की अच्छाइयों को भी केंद्र में रखते हैं और बुराइयों को भी अपने कथा साहित्य में निर्मित करते हैं। कोई ऐसा पक्ष नहीं है उन पर जो लोग आरोप अपने नज़रिए से देखते हैं, किसी चश्मे के नज़रिए से देखते हैं, उनका चश्मा अपना अलग है। तो कोई भी आदमी किसान मजदूर की बात करता है तो वामपंथी अपना सहेज लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी कोई बात करेगा, भारत में बात करेगा, तो किसान मजदूर तो उसके प्राण में रहेंगे। किसानों के कृषि प्रधान देश है, तो ऐसा नहीं है। जो धर्म के अंदर की विसंगतियाँ, धर्म पर प्रहार उस तो नहीं करते, धर्म के अंदर जो विसंगतियाँ, जो उसका पाखंड है, उस पर विचार करते हैं, जाति को तोड़ने की बात करते हैं। ये जो इस तरह का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है। अभी स्त्री के बारे में भी मैंने चर्चा किया कि किस तरह से वो अपने समय में भी वो स्त्री विमर्श की बात करते हैं। बड़े जो ढंग से ठाकुर के उपमा में बात करेंगे, मालती मेहता वाले प्रसंग में आप देखेंगे तो आपको लगेगा चिंतन मुखरता आपको दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है उस पक्ष से आप अपने को जोड़ नहीं सकते। और युवाओं को प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद जी बड़ी बड़ी बात को एक संकेत के रूप में कह के चले जाते हैं। अभी मैंने कहा, जैसे ईदगाह का मैंने संदर्भ दिया कि वो छोटे छोटे फ्लैशेस में अपनी बात कहते चलते हैं। रास्ते में आया और बात कह दिया, उसके साथ जुड़ते हुए चलते हैं। आप पाठक उसको समझे, उस नज़रिए से देखे, और हमेशा उनके अंदर जो स्वाधीनता का जो भाव है, जो उनके अंदर जो वो उच्च चिंतन का भाव, वो साहित्य का जो मूल है। मनोरंजन तो उनके सामने लक्ष्य ही नहीं था। और बिना आदर्श के तो कोई बात हो नहीं सकती। आपके इसे कोई ना कोई एक आइडियल कौन आप लोग खोजते हैं ना कि ये मेरा आइडियल कौन है, तो आप भी सोचिए कि आज के युवा पीढ़ी तो आइडियल कौन खोजती रहती है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि आदर्श खोजो। वो आदर्श कौन सा? जो हमें आगे की ओर ले जाए, जो हमें गति पैदा करे, जो हमें बेचैन करे। बेचैन किसके लिए? जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, जो हमारे अंदर समाज में अंदर शोषण है, जो इन सब के प्रति हमारे अंदर बेचैन आवे, हम को गतिशील हों। तो प्रेमचंद जी बहुत सुलझे हुए कथाकार भी हैं। और प्रेमचंद जी के समय में अकेले ऐसे रचनाकार हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, पुराने उपन्यासों को आप कथा को उठाइए, हमारे यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, कोई ऐसा बचा नहीं। एक पात्र खोजो ना, सोफिया भी है और कहते हैं कि क्या हामिद भी है, कोई ऐसा बचा नहीं है। सवर्ण जो तथाकथित जो सब जो कब्जा किए हुए हैं जातियाँ, उन पर भी उल्लेख करते हैं। यदि कोई जातियों का ही विश्लेषण करना चाहे तो कोई शोध कर सकता है कि प्रेमचंद के कथा साहित्य में वर्णित जातियों का विश्लेषण अध्ययन। तो मैं समझता हूँ कि आप उनकी बातों को देखिए, लेकिन प्रेमचंद जी उसको केंद्र में रखते हैं और मानव की प्रतिष्ठा के रूप में वो देखते हैं कि सब एक है, एक के साथ जुड़ करके भी लेते हैं। वो जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। इसलिए प्रेमचंद जी को में जो एक ताकत है जो अपनी बात कहने का, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि साहित्य जीवन का आधार मानते हैं, आलोचना मानते हैं साहित्य को, और चरित्रों का प्रस्तुतिकरण वो उपन्यास के लिए मानते हैं, जो उसकी मनोवृत्तियाँ हैं उसको पहचानने की बात। तो वो प्रेमचंद जी उस सत्य के उद्घाटन के लिए आगे बढ़े, कहते हैं कि ये सब सत्य की खोज है। और इसीलिए वो बार बार ढंग के भी चोट कहते हैं कि दुनिया, कोई कहा क्या, पहले कहने करने वाले हैं कि किसी भी देश का यदि कोई धरोहर यदि कुछ भी हो सकता है देश का, तो समझ लीजिए कि वो धरोहर यदि है तो वह साहित्यिक आदर्श ही हो सकते हैं। बिना साहित्यिक आदर्श से तो कहीं ना कहीं युवाओं को ये सोचना चाहिए कि कोई ना कोई एक आदर्श तो होना ही चाहिए ना। यथार्थ तो है, यथार्थ में तो जयशंकर प्रसाद उनके समकालीन थे और यथार्थवाद पर लिखते हैं अपने पुस्तक कला का जो अन्य निबंध में लिखते हैं ना, काव्य कला और निबंध में, कहते हैं यथार्थ मान रहे क्या, यथार्थ वाले वेदना। तो वेदना के बाद भी तो वह वेदना ही है। जब आपको हकीकत में तो वेदना दिखाए, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं ताकत तो लेनी पड़ेगी। तो आदर्श तो स्थापित करना पड़ेगा। आदर्श है, प्रेम का भी आदर्श होगा, संस्कारों के प्रति, ये सारी चीज़ों को आप केंद्र में रखिए, बहुत अच्छा लगेगा।